जय हिंद। आप सभी को ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से सेल के बारे में। सेल की शुरुआत हमने कल कर दी थी और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी सेल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, रक्त की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो कोशिका है, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका शब्द किसने दिया था, तो कोशिका शब्द भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। कोशिका शब्द भी किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। और ये किस प्रकार की कोशिका थी? ये एक मृत कोशिका थी, जो कि एक प्लांट की सेल थी। प्लांट सेल यानी कि पादप की कोशिका थी, जो कि कॉर्क टिश्यू से हमें प्राप्त हुई थी। इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये कब की थी? ये की थी 1674 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा और आप इजीली सारी की सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाओगे एग्जाम में। ये पूरा डिटेल है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ ले कि सबसे पहले कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका की खोज किसने की? तो वो भी रॉबर्ट हुक ने की। किस समय की? तो ये पादपों की कॉर्क टिश्यू में, कॉर्क उतक में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ये किस प्रकार की कोशिका थी? ये एक मृत कोशिका थी। ऐसे ही जीवित कोशिका की बात कर ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। जीवाणु में की थी इन्होंने, और जीवाणु का नाम था माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जो कि संसार की सबसे छोटी कोशिका थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो बात आती है वो है कोशिका सिद्धांत। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो है कोशिका सिद्धांत। देखिए, कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत यानी कि कोई स्टेटमेंट दिया था। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था वो किसका हुआ था? शेल्डन एंड श्वान का हुआ था। पूरा नाम क्या है इनका? इन्होंने सन 1838 से 1839 में इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साइंटिस्ट का नाम था एक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पूरा नाम है इनका मैथियस श्लाइडेन और थियोडर मैथियम श्लाइडेन और कौन थे? दूसरे साइंटिस्ट का नाम था थियोडर श्वान। इन दोनों ने ही मिलकर एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। और वो स्टेटमेंट किया था कि शरीर की, मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि शरीर की मूलभूत कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। ये किसने दिया था? ये रॉबर्ट हुक ने दिया था। लेकिन इनका जो स्टेटमेंट था ये काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी फॉलो हुआ। और वही स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है। कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। और ऊतकों के पूरे समूह से किसका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है। और अंग से ही अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र से ही क्या बनता है? मनुष्य का शरीर बनता है। ये पूरा स्टेटमेंट दिया था किसने? शेल्डन एंड श्वान ने। ठीक है, कि सबसे पहले क्या बनता है? सेल, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी, ह्यूमन बॉडी यानी कि मनुष्य का शरीर। ये है सेल यानी कि कोशिका। टिश्यू को कहा जाता है ऊतक, ऊतक कहा जाता है। अंग
ऑर्गन को कहा जाता है अंग, ऑर्गन सिस्टम को कहा जाता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ही निर्माण होता है किसका? शरीर का। यही पूरा स्टेटमेंट दिया था किसने? 1838-39 में मैथियम श्लाइडेन और थियोडर श्वान ने। ठीक है, यही इनका स्टेटमेंट था। इसके अलावा नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये पहली बार किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि किस प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चाहे तो आप नोट डालकर लिख सकते हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो, विर्चो ने ही स्पष्ट किया है कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। निर्माण कैसे होता है, ये किसने बताया था? ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने ही ये स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से कोई नई कोशिका बनती है। ठीक है, इसके अलावा कोशिकाएं जो होती है ये केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की होती है। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के आधार पर जो कोशिकाएं होती है, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक या आप नाभिक भी बोल सकते हो, नाभिक या न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, आधार पर कोशिका के प्रकार कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है ना। हमने संरचना के आधार पर बताया था कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है। एक होता है सब सेलुलर जिसमें वायरस आते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। लेकिन अगर केंद्रक के आधार पर देखा जाए, संरचना के आधार पर तो तीन थे जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी आते हैं, लेकिन अगर केंद्रक या नाभिक के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन सी दो प्रकार की कोशिकाएं? तो वो दो कोशिकाएं होती है, पहली कौन सी? पहली होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जिसको कहा जाता है संकेंद्रीय, सकेंद्रीय कोशिका। संकेंद्रीय कोशिका। दूसरी जो होती है यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को कहा जाता है प्रतिकेंद्रीय कोशिका। ये है ना, व्यापम की जो एग्जाम में होती है उसमें ये हिंदी वर्ड ही बहुत लिख दिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। सकेंद्रीय, सकेंद्रीय से बच्चा क्या समझेगा? प्रतिकेंद्रीय लिख देते हैं, प्रतिकेंद्रीय से बच्चा क्या समझेगा? इसीलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना दोनों ही टर्म्स में यहाँ पर जो भी इंग्लिश वर्ड है बायोलॉजी से रिलेटेड वो हिंदी में भी लिखें, ताकि बच्चे कहीं भी कंफ्यूज ना हो, ताकि उनका क्वेश्चन ना छूटे। इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों टर्म्स यूज किए। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है सकेंद्रीय और यूकैरियोटिक का मतलब होता है प्रतिकेंद्रीय। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के बारे में अच्छे से समझाया था कि प्रोकैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है ओल्ड, प्राचीन, और यूकैरियोटिक का मतलब नाभिक, केंद्रक। तो जिसका नाभिक या केंद्रक पुराना हो उसी को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, और जिसका नाभिक नया होता है उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक। अब नाभिक पुराना या नया होगा तो कोशिकांगों पर भी तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ना। तो इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं एक टेबल के माध्यम से। ठीक है, कि किस कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, कि प्रोकैरियोटिक में कौन से कोशिकांग होंगे और यूकैरियोटिक में कौन से प्रकार के कोशिकांग होंगे, वो हम यहाँ पर एक टेबल के हिसाब से समझ सकते हैं। वैसे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, मैं एक तरफ लिख देती हूँ प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ मैं लिख देती हूँ यूकैरियोटिक। पहले मैं इधर लिख देती हूँ कोशिकांग, कोशिकांग, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है,
सेकंड आपका पोर्शन रहेगा क्या, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इंग्लिश में ही कहा जाता है पर ये हिंदी लिखा हुआ भी आ जाता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि संकेंद्रीय कोशिकाएं, सकेंद्रीय। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यानी कि प्रतिकेंद्रीय कोशिकाएं। ठीक है, इसके आधार पर हम सारे के सारे कोशिकांग पढ़ लेंगे कि प्रतिकेंद्रीय में कौन से प्रकार के कोशिकांग होते हैं और संकेंद्रीय में कौन से प्रकार के कोशिकांग होते हैं। सबसे पहला कोशिकांग हम लिखते हैं क्या, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, उससे क्या मिलता है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में किसकी है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यूकैरियोटिक में किसकी बनी होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और कौन से प्रकार का है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की। हम लोग क्या हैं, हम लोग यूकैरियोटिक है, पर क्या हमारे अंदर सेल वॉल है, नहीं है। हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, हमारे अंदर कोशिका झिल्ली है। पादप जो हैं वो भी यूकैरियोटिक में आते हैं, लेकिन पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ये बनी होती है। नेक्स्ट इसमें कोशिकांग जो रहेगा आपका, सेल ऑर्गेनेलिस जो रहेगा इसमें, उसका नाम है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिकाएं। सूत्रकणिका, ठीक है, शुद्ध हिंदी में इसको कहा जाता है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, लेकिन उपस्थित होता है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इसमें उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। हम लोग क्या है, हम यूकैरियोटिक है और हमारे अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर में कहा जाता है कोशिका का ऊर्जाग्रह या शक्ति ग्रह। क्यों कहा जाता है भैया, रेस्पिरेशन इक्वेशन देखिए आपने, C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। एटीपी क्या है, एनर्जी है। जब आप खाना खाते हो, खाने का डाइजेशन होता है तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। जब वो रक्त में मिल जाता है, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में, ये बड़े बड़े अणु थे, फिर इनका डाइजेशन होता है तो ये बदल जाता है बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में, इस तरीके से। ठीक है, और ये रक्त में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। और रक्त में मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिल जाती है एटमॉस्फेयर से, जो आप सांस लेते हो, सांस के साथ आपको क्या मिल रही है, आपको ऑक्सीजन मिल रही है। तो जो आपके भोजन में ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिला, तो ये क्या बना, रिएक्शन हुई, बना 6CO2। 6 हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है। ठीक है, बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP। यहाँ से जो ये CO2 रहेगी, ये क्या हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी आपके शरीर से। बचता क्या है, जल, जो आपके शरीर में ही रहता है। ये क्या रहता है, आपके शरीर में रहता है। और ATP क्या है, ATP है आपके शरीर की ऊर्जा। ठीक है, ATP क्या है, आपके शरीर की ऊर्जा। एक दिन में आपके शरीर में कितनी ऊर्जा बनती है, 38 ATP एनर्जी आपके शरीर में बन जाती है एक दिन में। लेकिन आप उसमें से प्रयोग कितने करते हो, उसमें से आप यूज करते हो ओनली 2 ATP आप यूज करते हो।
नेट एनर्जी आपके बॉडी में कितनी बचती है? आपकी बॉडी में बचती है 36 ATP। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी थी ये स्टोर हो जाती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गई। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। जब हम रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझा दूंगी मैं। वैसे तो अभी भी बहुत अच्छे से ही समझाया है, पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अब और भी अच्छे से इसको बहुत इजी तरीके से समझा सकती हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकेरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। क्योंकि हमारे शरीर में तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी स्टोर है ना, वहीं से हमें एनर्जी मिलती रहेगी, ऊर्जा मिलती रहेगी, तभी तो हम सारे काम कर पाएंगे, वरना काम ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये यूकेरियोटिक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता है। अगर आपने इसको नोट कर लिया है, नोट करना चाहते तो आप कर लीजिए, वरना ये रफ काम ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगला लिख लेते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेल ऑर्गेनेलिस लिख लेते हैं हम। अगला जो सेल ऑर्गेनेलिस है आपका, कोशिकांग है अगला, उसका नाम है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हिंदी में इसको कहा जाता है अंतःप्रदव्वी जालिका। ठीक है, अंतःप्रदव्वी जालिका जो होती है ये भी प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अंतःप्रदव्वी जालिका भी इसमें अनुपस्थित होती है, लेकिन यूकेरियोटिक में ये क्या होती है? उपस्थित होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाता है और कौन सा कोशिकांग यूकेरियोटिक जीव में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, हल्के में ना ले बिल्कुल भी, इसे पढ़ लेना काफ़ी अच्छे से। अगला जो सेल ऑर्गेनेलिस है उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को तो राइबोसोम ही कहते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये जो होता है प्रोकैरियोटिक में कौन से प्रकार का होता है? ये 70S होता है, 70S प्रकार का होता है, और इसमें जो होता है 80S प्रकार का होता है। ठीक है, S जो है इसमें सैचुरेटेड पॉइंट है, तो ये 70S जो होगा प्रोकैरियोटिक में होगा और 80 जो होगा वो यूकेरियोटिक में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो 80S वाला होता है, इसीलिए यूकेरियोटिक की जो सेल्स होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए उसमें कौन से प्रकार का होगा? 80S वाला होगा। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनेली कौन सा है? राइबोसोम के बाद है गोल्जी कॉय, या इसी को कहा जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अनुपस्थित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? ये अनुपस्थित होता है, ये नहीं पाया जाता है, उपस्थित होता है। लेकिन यूकेरियोटिक में क्या होता है? ये उपस्थित होता है। गोल्जी बॉडी का वर्क क्या होता है? देखो, कहीं भी अगर प्रोटीन बिखरा पड़ा होता है, कहीं भी हो सकता है किसी को प्रोटीन की आवश्यकता हुई, हमने ट्रांसफर किया प्रोटीन उस अंग को और नीचे कहीं बिखर गया। आप कहीं भी सामान उठाकर लेकर जाते हो सकता है कुछ सामान ऐसा आपने बिल्कुल ऐसा रेत टाइप का है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो, तो कुछ रेत आपने रास्ते में गिरा दी, तो उस गिरी हुई रेत को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी ऑर्गन को प्रोटीन ट्रांसफ़र किया जाता है तो रास्ते में कहीं किसी अदर ऑर्गन के बीच में अगर प्रोटीन गिर जाता है तो उस प्रोटीन को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। पूरे सिस्टमेटिक तरीके से वो प्रोटीन को भेजने का काम करता है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल।
ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है किसको? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, अनुपस्थित होता। ठीक है, अगला जो सेल ऑर्गेनलीज है उसका नाम है गोल्जी बॉडी के बाद में केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली को इंग्लिश में कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित। ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, इनमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इनमें क्या होता है, इनमें सेल वॉल होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में ये क्या होती है, ये उपस्थित होती है। हमारे जितने भी अंग हैं हमारे शरीर के अंदर, उनकी सुरक्षा करने का काम झिल्लियों का ही होता है। जैसे कि मस्तिष्क में मेनिंजिस झिल्ली होती है, फेफड़े में प्लूरा झिल्ली होती है, हृदय में कार्डियक झिल्ली होती है। तो ये अलग अलग जो अंग जो हैं उनमें सभी में झिल्ली पाई जाती है। और झिल्ली का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, उस अंग को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, उस अंग की रक्षा करने का, कि बाहर का अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर चला जाता है तो उस बैक्टीरिया या वायरस से किस तरीके से अपने अंग को सुरक्षित रखना है, ये काम कौन करता है, झिल्लियां करती है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में ये उपस्थित होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये भी अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित, लेकिन यूकैरियोटिक में ये उपस्थित होता है। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम का वर्क होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना, या हम ऐसा बोले कि हमारे भोजन को पचने के लिए उत्प्रेरक के काम तरह कार्य करते हैं एंजाइम। तो जब कभी कोई पर्सन अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है तो इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम में की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं करने लग जाते हैं, रिएक्शन करने लग जाते हैं। रिएक्शन करने के कारण ये जो पाउच होता है, इस पाउच में इनकी क्वांटिटी और बढ़ेगी और इस पर लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने के कारण ये थैली फट जाती है, जिससे कि सारे ऑर्गन खराब हो जाते हैं। जब ये थैली बढ़ती है तो पेट का जो साइज होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लीवर भी बढ़ने लगता है, लीवर नहीं बढ़ने लगता है, पेट का साइज बढ़ने लगता है, पेट फूल सा जाता है और पर्सन जो है वो काफ़ी, मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और पेट लगातार बढ़ता ही रहता है, कभी इतना फिर इतना फिर और इतना बढ़ जाता है। तो बढ़ने के कारण फिर पता चल जाता है, डॉक्टर्स बता देते हैं कि अब इनके बचने के कोई चांस नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए, क्योंकि वो थैली फट ही जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है कि हम इसको रोक दें। थैली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें इतने ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बढ़ जाते हैं कि वो फट जाती है और फटने के कारण सारे के सारे ऑर्गन्स पर वो एंजाइम बिखर जाते हैं, पूरे ऑर्गन खराब हो जाते हैं और पस जैसा भर जाता है उस थैली के अंदर। वो पस निकलने लगता है, फिर कभी कान से तो कभी मुंह से, नाक से भी निकल जाता है कभी कभी। तो ये इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक थैली की तरह इसकी संरचना होती है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। नेक्स्ट इसमें सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो है डीएनए। डीएन में लिख दे, डी एन और ए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो होते हैं ये एकल सूत्र के रूप में होते हैं। डीएनए जो रहेंगे प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में रहेंगे। एकल सूत्र यानी कि एकल सूत्र के रूप में ऐसे रहेंगे, एकल सूत्र के। लेकिन यूकैरियोटिक में ये कैसे रहेंगे, डबल हेलिक्स रहेंगे, ठीक है, पूर्ण विकसित रहेंगे और दोहरे सूत्र में रहेंगे। इसमें लिख लेना आप, इसमें पूर्ण विकसित और द्विकुंडली, द्विसूत्र में, द्वि
द्विसूत्र में यानी कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रहेंगे। ये द्विकुंडलित होता है, ये एकल कुंडलित होता है। तो डीएनए प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्रित रहते हैं और यूकैरियोटिक में डबल सूत्रित या दोहरे सूत्र में रहते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और थोड़े से और बचे हैं। अगला जो है डीएनए के बाद में वो है केंद्रिका। ये तो मेन है, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा इसमें कुछ और डिटेल में नहीं पूछते, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो हम फालतू चीज़ें नहीं पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे माइंड हमारा उतना ख़राब होगा कि यार ये भी पढ़ना है, यार वो भी पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, फिर हम पूरे मतलब दिमाग की खिचड़ी हो जाती है। तो हमें खिचड़ी नहीं बनानी है, हमको क्या करना है, हमको अच्छे से सिलेक्टेड मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड था जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मतलब उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे और यूकैरियोटिक में क्या आएंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, जिनको आप मतलब जिनका जो सेल ऑर्गेनेलिज्म पूरा डेवलप्ड नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक होगा। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का कोई ज़्यादा लाइफ स्पान नहीं होता है और उसमें सेल वॉल होती है, ठीक है, ना कि सेल मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरिया इसमें आएंगे। फंगस जो होते हैं, फंगस किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आएंगे, साइनोबैक्टीरिया आएंगे। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं एक टाइप की एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं उनको, तो वही साइनोबैक्टीरिया होते हैं। वो किस में आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक के आप उदाहरण लिख लीजिए, कौन कौन से होते हैं। उदाहरण में क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या लिखोगे। नीलहरित शैवाल लिख लीजिए आप, बैक्टीरिया लिख लीजिए, जीवाणु, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। नीलहरित शैवाल, हरित शैवाल, नीलहरित शैवाल को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और क्या आ जाएगा इसमें साइनोबैक्टीरिया के अलावा, इसमें आ जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी क्या है, एक बैक्टीरिया ही तो है ना। ये सब भी किस में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या आएगा, यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं पादप, प्लांट, जंतु, एनिमल, एनी, ठीक है, पादप, जंतु, कवक, कवक यानी कि ये पादप, जंतु, कवक और शैवाल। शैवाल में जितने बचे हुए शैवाल है ना, वो सभी आ जाएंगे एल, ठीक है। जैसे कि लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल, वो इसी में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में ही आएंगे। तो ये एग्जाम्पल है जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आए होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें होगी और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें होगी। जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं सभी में यूकैरियोटिक सेल्स होती है। जंतु, जंतु में हम लोग भी आ जाते हैं, सभी प्रकार के मछली, मच्छर वगैरह सब क्या है, जंतु ही तो है। कॉकरोच वगैरह ये सब भी क्या है, ये भी जंतु ही है। ये अलग अलग फाइलम में इनको रखा गया है, ये बात अलग है, पर है तो जंतु। तो सभी में क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है, जो कि मतलब बहुत सारे कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जंतु भी हो गया। कवक, फंगस, फंगस में भी बहुत सारी सेल्स होती है, यूकैरियोटिक में ही आते हैं ये। और शैवाल में हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल, ये तीनों ही शैवाल किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। बाकी एक ही शैवाल है जिसको साइनोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की तरह उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है या वर्क भी वो बैक्टीरिया की तरह करता है, इसीलिए उसको किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं अपना पूरा फोर्स लगा देती हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ मैडम हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं हर कोशिश करती हूँ कि आपको ईजिली समझा दूँ, इसीलिए आप प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि हाँ मैडम हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं ये सारी चीज़ें, और पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ भैया मैं। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और भी लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, अच्छा नॉलेज मिलता रहे, और मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए, मैं भी फेमस हो जाऊँ। चलिए, इतना आपको आपने नोट कर लिया है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपने डिफरेंस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इन कोशिकाओं के बारे में पूरा डिटेल, पर इसको पढ़ने के लिए तब इसको पढ़ेंगे हम कल से, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल की क्लास में फिर से हम बहुत सारे कोशिकांग पढ़ेंगे, जितने हमने कोशिकांग यहाँ पर लिखे थे, केंद्रक, नाभिक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रदवी जालिकाएं, रिक्तिकाएं, प्लास्टिड जो होता है कवक पादपों में होता है, पर हम वो भी पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि पादप और कोश जंतु में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है, तो उन दोनों के मिलाकर ही कोशिकांग हम सारे पढ़ेंगे। वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं, और लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कल पूरा डिस्कस करने वाले हैं विथ डिटेल। किसने इनकी खोजें की हैं, कब खोजे गए हैं, ये वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में मिलेंगे, फिर करेंगे सारे डिस्कशन। और अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।